नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी सोनिया गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से मची हलचल की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की ईडी के सामने पेशी को लेकर जारी सस्पेंस की, जानेंगे चुनाव आयोग की घोषणा पर क्या है केंद्र की प्रतिक्रिया और शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई में किसकी हो सकती है जीत। बात करेंगे उत्तराखंड सीएम की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे की, रिटायरमेंट के बाद सत्यपाल मलिक के प्लान की और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे भारतीय कफ सिरप पर WHO की रोक के बाद केंद्र सरकार के एक्शन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने साधा निशाना, कहा ध्यान भटकाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल की हो रही है बात। गुजरात में भैंसों के झुंड से टकराई वंदे भारत ट्रेन, खुल गया इंजन का एक हिस्सा। 30 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी ट्रेन को हरी झंडी। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, फ्रांसीसी लेखिका एनी अनॉक्स ने जीता अवार्ड। पिछले साल ब्रिटिश उपन्यासकार अब्दुल रजाक को मिला था पुरस्कार। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 156 अंकों की तेजी के साथ 58,022 पर हुआ बंद। निफ्टी 57 अंकों की तेजी के साथ 17,331 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज भारत जोड़ो यात्रा पर सभी की नजरें टिकी हुई थी क्योंकि आज सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई। ऐसे में यात्रा के कर्नाटक में होने के दौरान सोनिया गांधी का शामिल होना कर्नाटक चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और सोनिया की इस मौजूदगी ने विरोधियों में हलचल पैदा कर दी। तो कैसा रहा आज का दिन, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के करीब एक महीने बाद इसमें हिस्सा लिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही ये पदयात्रा नौमी और दशहरे की वजह से 4 और 5 अक्टूबर को रुकी हुई थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल के बाद कर्नाटक में चल रही है। कर्नाटक के मांड्या जिले में आज सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज एक बार फिर यात्रा की शुरुआत हुई और इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। आज उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यह हर चीज में 40% कमीशन लेती है। किसानों से, मजदूरों से 40% कमीशन लेने वाली सरकार है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने चिट्ठी लिखी कि भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस यात्रा का लक्ष्य है पूरे हिंदुस्तान में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस यात्रा में मेरे साथ चलने वाले हर शख्स का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 2 दिन के अवकाश के बाद मांड्या से शुरू हुई। अपनी यात्रा के कर्नाटक पड़ाव में राहुल गांधी काफी आक्रामक हैं। राहुल के इस अंदाज से बीजेपी में हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी बीजेपी की हार का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी शासित राज्य में हमें जो प्रतिक्रिया मिली है उससे पता चलता है कि अगले चुनाव में बीजेपी के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि दशहरे के बाद अब राज्य में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी की दुकान बंद होने वाली है। हमें गर्व है कि सोनिया गांधी राज्य की सड़कों पर उतरी हैं। कांग्रेस की रणनीति राज्य में पार्टी को मजबूत कर रही है, जिसका असर कर्नाटक चुनाव के साथ साथ 2024 आम चुनाव पर भी पड़ सकता है और पार्टी की ये मजबूती बीजेपी को परेशान कर रही है, जिससे वो डरी हुई है और कांग्रेस को परेशान करने के नए पैतरे अपना रही है। और कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़ती मजबूती के बीच बीजेपी सरकार ने जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया है और अब एक बार फिर डीके शिव कुमार को समन पहुंच गया है। भारत जोड़ो यात्रा इस समय कर्नाटक में है। इस राज्य में 6 से 8 महीने में ही विधानसभा चुनाव भी हैं और राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसलिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी के चुनाव प्रचार को भी बड़ा बूस्ट मिलता दिख रहा है, जिससे बीजेपी को राज्य की सत्ता अपने हाथ से फिसलती नजर आ रही है। बीजेपी की बढ़ती मुसीबत के बीच अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को पेश होने का नोटिस भेज दिया है। उन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया है। वैसे कांग्रेस नेताओं ने पहले ही दावा कर दिया था कि यात्रा के दौरान अगर पार्टी नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों के समन मिलना शुरू हो जाते हैं तो मान लो कि यात्रा बेहद सफल हो रही है
और इसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है और अब ऐसा होता भी दिख रहा है। समन को लेकर डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो पेश होंगे या नहीं, इस बारे में अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैंने कुछ दिनों के लिए पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन मेरी मांग को नामंजूर कर दिया गया है। मैं पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद तय करूंगा कि 7 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होना है या नहीं। दरअसल कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा अभी 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त और गुजारेगी और राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए तेलंगाना पहुंचेगी। डीके शिव कुमार को कर्नाटक में यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में उन्हें यात्रा के बीच ईडी मुख्यालय में पेश होने के दबाव बनाकर सरकार भारत जोड़ो यात्रा की मुश्किलें बढ़ाती दिख रही है। शिव कुमार ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। वहीं इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि ये सब सिर्फ पार्टी की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में हार रही है। हालांकि कांग्रेस तो बीजेपी पर और भी कई आरोप लगाती है। उसका तो यहां तक कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है और अब चुनाव आयोग की एक घोषणा पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया ने विपक्ष के आरोपों को हवा दे दी है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त की रेवड़ियों यानी फ्रीवीज के वादों को लेकर पहले से बहस छिड़ी हुई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को लेटर लिखकर घोषणा की कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना होगा कि वो पूरे कैसे होंगे, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे। इसके साथ ही आयोग ने पार्टियों से 19 अक्टूबर तक इस पर अपनी राय देने को कहा है। अब आयोग की इस घोषणा के बाद विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई है और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की ताबूत में एक और कील करार दिया है। इतना ही नहीं, विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से बीजेपी सरकार काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रही है और केंद्र सरकार इसे कानून का हिस्सा बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव पर विचार कर रही है। इस मामले में कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है, बदले समय और हालात की मांग है कि चुनाव से जुड़े कानूनों में सुधार किए जाएं ताकि पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया है। पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो इसे लेकर चुनाव आयोग पर तंज कसा है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा था कि वो मुफ्त की रेवड़ी वाली डिबेट से दूर रहेगा, लेकिन अब आयोग ने यू टर्न ले लिया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव को विपक्ष को निशाना बनाने का एक और तरीका करार दिया है। वहीं जेडीयू ने तो इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की है। यानी एक बार फिर विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा रहा है और जिस तरह से चुनाव आयोग के फैसले से बीजेपी संतुष्ट नजर आ रही है, वो विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा रहा है। आयोग ने पार्टियों से 19 अक्टूबर तक इस पर अपनी राय देने को कहा है। अब इस मामले में विपक्ष हमलावर हो गया है और सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है, जिससे चुनाव आयोग घिर गया है। लेकिन चुनाव आयोग तो इस समय महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ है, क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है कि शिवसेना किसकी होगी। महाराष्ट्र की सत्ता तो उद्धव के हाथ से चली गई, अब क्या शिवसेना भी उनके हाथ से चली जाएगी? ये सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कल यानी 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग इस पर फैसला सुना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 नवंबर को होने वाले मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 7 तारीख से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है और 14 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में इससे पहले ही चुनाव आयोग को फैसला करना होगा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह किसे दिया जाए। हालांकि अभी तक के समीकरण इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जीत उद्धव की ही हो सकती है और शिवसेना उद्धव के पास ही रह सकती है। इसका बड़ा इशारा मिला दशहरे के मौके पर मुंबई में, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की अलग अलग रैलियां चल रही थी, तो वहीं दिल्ली में भी हलचल तेज थी, क्योंकि रैली के दौरान शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा और चुनाव आयोग को कई सबूत सौंपे और दावा किया कि पार्टी के सिंबल धनुष बाण पर उनका ही हक बनता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना की ओर से कुछ और समय की मांग भी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव की रैली में जुड़ा हुजूम भी इस बात का संकेत है कि उद्धव शक्ति परीक्षण के टेस्ट में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा रैली के दौरान कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिससे इस बात का संकेत दे दिया कि इस लड़ाई में शिंदे पहले ही हार मान चुके हैं। दरअसल दोनों के मंच पर एक बड़ा अंतर देखने को मिला। आपको बता दें कि दोनों की रैली में मंच पर लगे डायस में पार्टी के निशान को लेकर बदलाव देखने को मिला। उद्धव ठाकरे के मंच पर लगे डायस पर पार्टी का निशान और नाम दोनों देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर सीएम एकनाथ शिंदे के मंच पर डायस में सिर्फ पार्टी का नाम ही देखने को मिला है, जो इस बात का संकेत है कि सीएम एकनाथ शिंदे जानते हैं कि शिवसेना पर उनका अधिकार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि कल यानी 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग फैसला सुना सकता है। हालांकि इस मामले में उद्धव ही बाजी मारते नजर आ रहे हैं और शिंदे और बीजेपी को करारा झटका लग सकता है।
वैसे झटका तो सीएम धामी को भी लग सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। क्या उत्तराखंड में होने वाला है जल्द बड़ा बदलाव? क्या जा सकती है सीएम पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी? उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के राज्य के दौरे के 4 दिन बाद उत्तराखंड में राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों और राज्यों के नेताओं के साथ उनकी बातचीत को लेकर काफी हलचल मची है। ये दौरा पिछले हफ्ते सीएम पुष्कर सिंह धामी की नई दिल्ली यात्रा से पहले हुआ था। खबरों के मुताबिक धामी पिछले 8 दिनों में 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी, अमित शाह या बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की उम्मीद करते हुए धामी को बुधवार को देर शाम तक संतोष से मिलने के लिए 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। इस बैठक के बाद संतोष शुक्रवार को धामी के नेतृत्व वाली सरकार और बीजेपी की राज्य इकाई के कामकाज के बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए देहरादून पहुंचे थे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली में बीएल संतोष के साथ हुई धामी की बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उनमें अंकिता भंडारी मामले की जांच के लिए उनकी सरकार ने जो कदम उठाए हैं और कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के फेरबदल या उनके विभागों के आवंटन से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। उत्तराखंड में इस वक्त 19 साल की अंकिता भंडारी की जान जाने से सीएम धामी पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित की गिरफ्तारी पर जनता के आक्रोश और राज्य भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के आरोपों के बीच उत्तराखंड की बीजेपी सरकार फिलहाल दबाव में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी गाज सीएम धामी पर भी गिर सकती है। शायद यही वजह है कि धामी आला नेतृत्व के साथ बातचीत करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, लेकिन धामी के खिलाफ राज्य बीजेपी के कई मंत्री भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में लगता है कि जल्द ही राज्य में बड़ा बदलाव होने वाला है। सीएम धामी की कुर्सी जा सकती है, ये सवाल इस समय सियासी गलियारों में गूंज रहा है। सवाल तो एक और उठ रहा था कि रिटायरमेंट के बाद सत्यपाल मलिक क्या करने वाले हैं, जिसको लेकर आज मलिक ने अपना जवाब दे दिया है और अपना रिटायरमेंट प्लान बता दिया है। तो क्या है मलिक का प्लान, देखिए रिपोर्ट। सत्यपाल मलिक अब विपक्ष की राजनीति करेंगे। पश्चिमी यूपी जो गन्ना बेल्ट कहा जाता है, वहां से वो किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार का घेराव करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मलिक बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। मेघालय में राज्यपाल की भूमिका निभाने वाले सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति को शुरू करने का फैसला किया है। मेघालय के राज्यपाल पद से रिटायर होने के बाद सत्यपाल मलिक अपने पैतृक गांव हिलावदा पहुंचे। यहां उन्होंने गांव के लोगों के साथ भविष्य की चर्चा की। साथ ही कहा कि ना कुछ लेकर गया था, ना कुछ लेकर आया हूं। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे जिस एजेंसी से जांच करानी हो करा ले। आगे उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी की मदद करने की बात भी कही। सत्यपाल मलिक इन दिनों पश्चिमी यूपी में एक के बाद एक जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तेवर सख्त कर रखे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने बागपत के गाँव में भी लोगों से मिलजुल रहे हैं। बुलंदशहर से लेकर हापुड़, अलीगढ़ और शामली तक का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान सत्यपाल मलिक किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर महंगाई और बेरोजगारी तक बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मदद करूंगा, क्योंकि मैं इन्हीं पार्टियों से निकला हुआ हूं। मलिक ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से देश में हाहाकार मचा है। ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों की हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। सत्यपाल मलिक ने किसानों के बकाया राशि को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ने का भुगतान रुका हुआ है, बकाये पर ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है। माफी मांगकर किसानों को धरने से उठाया गया, लेकिन अब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया है। मोदी सरकार किसान विरोधी है, इसलिए 2024 में बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम करूंगा। साथ ही किसान संगठनों को भी लामबंद किया जाएगा। सत्यपाल मलिक के इन तेवरों से साफ है कि 2024 में यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात WHO की चेतावनी की। खांसी में आमतौर पर लोग बिना जांच के किसी भी सिरप का इस्तेमाल कर लेते हैं। मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के पर्चे के आसानी से सर्दी खांसी के सिरप मिल जाते हैं, लेकिन ये सिरप जानलेवा भी हो सकते हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए। दरअसल WHO की ओर से दावा किया गया है कि गाम्बिया में सर्दी खांसी के इन सिरपों ने 66 बच्चों की जान ले ली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दवा भारत में तैयार हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक चेतावनी दी है कि भारत में तैयार खांसी के 4 कफ सिरप का इस्तेमाल करने से बचा जाए। जिन कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक की बात WHO ने की है, वो हरियाणा की एक कंपनी में तैयार होते हैं।
WHO की चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि WHO ने भारत सरकार को इस बारे में सतर्क किया है। दावा किया जा रहा है कि कफ सिरप का निर्माण हरियाणा के सोनीपत में मेसर्स मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस सिरप को केवल गाम्बिया को ही भेजा गया था। कंपनी की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई है। अपनी रिपोर्ट में WHO ने बताया कि दवा के प्रभाव से पेट में दर्द, उल्टी आना, डायरिया, मूत्र में रुकावट, सिर दर्द, दिमाग पर प्रभाव के साथ ही किडनी पर भी असर दिख रहा है। इसलिए जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे दूसरी जान लेने वाली बीमारियां हो सकती हैं। जिन दवाओं पर रोक की बात WHO ने की है उनमें प्रोमेथाजिन, ओरल सॉल्यूशन, कोफैक्समैलिन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रीप एंड कोल्ड सिरप शामिल है। अपनी चेतावनी में WHO ने कहा है कि इसे तैयार करने वाली कंपनी ने इन दवाइयों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर उन्हें कोई गारंटी नहीं दी है। भारत सरकार ने मामले की जांच तो शुरू कर दी है, साथ ही दावा किया है कि इस बारे में अभी तक उसे WHO की पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।